नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फटाफट से यहाँ क्वेश्चन को करते चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। अब मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो इसके कितने मापक हैं? 3 मापक है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक को यदि आपसे पूछ ले किसने तैयार किया था, किसने विकसित किया था, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महबूब उल हक ने किया था। ये कौन थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने मानव विकास सूचकांक को किस वर्ष विकसित किया था? 1990 में विकसित किया था। क्लियर। और मानव विकास रिपोर्ट यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। क्लियर। भारत सहायता क्लब की स्थापना किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। किस उद्देश्य से की थी? भारत को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से। कब की थी? 1958 में की थी। क्लियर। और इसमें कौन कौन से संस्था और देश भाग लेते हैं? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 10 राष्ट्र होते हैं भारत सहायता क्लब में। ये 10 राष्ट्र कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली और नीदरलैंड। क्लियर। समय समय पर क्या होता है दोस्तों? इस क्लब की बैठकें होती हैं जिसमें भारत को सहायता देने पर विचार विमर्श किया जाता है। क्लियर। लेकिन अब क्या है दोस्तों? भारत सहायता क्लब का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? भारत विकास मंच कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, और डी है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। फटाफट से यहाँ आंसर को करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर। वैश्वीकरण यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण का कहा जाता है। क्लियर। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, आर्थिक
समानता लाना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विकास हेतु नवीन साझेदारी करना। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, दुनिया भर में यदि आपसे पूछ ले वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों को निर्धारित कौन करता है, तो निर्धारित करने वाले संस्था कौन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। क्लियर? यहाँ पर क्लियर है ना? वैश्विकरण के प्रभाव से क्या होता है? कई विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्यों में कमी आती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शक्ति का संतुलन बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन कौन से लक्षण उसके अल्प विकसित होने का प्रमाण है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, संपत्ति एवं आय का समान वितरण, निम्न आर्थिक विकास दर। तो यहाँ किसी भी देश के अल्प विकसित होने के प्रमाण कौन कौन है? यहाँ पर कोड दिया हुआ है, कोड की सहायता से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 में क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न आर्थिक विकास दर। ठीक है, और ये अल्प विकसित किसी भी देश के अल्प विकसित होने का प्रमाण है। अब जान लीजिए कि अल्प विकसित और विकासशील देश किसे कहा जाता है। दोस्तों जिस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम यूरोपीय देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, उसे क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है या विकासशील देश कहा जाता है। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या है? तो दोस्तों वहाँ पर कृषि की प्रधानता होती है, प्रति व्यक्ति आय कितना होता है? प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण की दर नीचे होती है, काफ़ी नीचे होती है, तकनीकी रूप से वह देश पिछड़ा होता है, रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा, ये सभी जो है अल्प विकसित देशों के क्या है? लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को उसके वर्ष से सुमेलित करना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा संबंधित है किससे? 1956 से, तो 4। ठीक है, भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 से रिलेटेड है, तो यहाँ हो जाएगा 1। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है। ठीक है, कितने बार हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1969 में और दूसरी बार 1980 में हुआ था, आप सभी जानते होंगे। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर क्लियर है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? UPPSC 1996 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर क्या है दोस्तों? दोस्तों 50 और 60 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कैसी थी? निम्न थी, और हिंदू वृद्धि दर जो है इसी को दिखाता है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किसे दिखाता है? तो 50 से 80 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर को दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, इस अवधि के दौरान क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर कितनी थी? 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी होती है? 1.3%। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य नहीं है। क्लियर दोस्तों?
यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण किस वर्ष की गई थी, 1 जनवरी 1949 को की गई थी। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत होती है। दोस्तों एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजन एंड सॉल्यूशन। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। और इसी में जो रणनीति दी गई है उसी के आधार पर याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और हिल्टन यंग आयोग को रॉयल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होता है, मुंबई में होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और यदि आपसे पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। क्लियर। और यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान गवर्नर कौन थे, तो शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। पूंजी निर्गम नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है कौन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। किस अधिनियम के तहत, सेबी अधिनियम 1992 के तहत। क्लियर। इसे वैधानिक मान्यता यदि आपसे पूछ ले कब मिलती है, 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक मान्यता मिलती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, बांद्रा कुर्ला में है। ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है। इसका नियंत्रण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। कैसे होती है, संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना होती है। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, बिक्री के माध्यम से निवेशकों के बचतों को प्रोत्साहित करना और इन बचतों को म्यूचुअल फंड की ओर ले जाना इसका प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना यदि आपसे पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। और इसी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना होती है। कब होती है, 1976 में होती है। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है। किस लिए होता है इसकी स्थापना, कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इस समिति ने अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश भी की थी। इस समिति द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का भी सुझाव दिया गया था। और वो 4 स्तर कौन कौन बनाए गए थे, तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12।
भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन कौन है दोस्तों? फटाफट से आंसर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नहर जो है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, नहर द्वारा सिंचाई भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और नलकूप के बाद इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी सबसे प्रथम स्थान किसका है? नलकूप का है। ठीक है, परंतु सिंचाई का यह माध्यम जो है उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। ठीक है, कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह प्रणाली उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ बड़े समतल मैदान है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत में गंगा का मैदान है और वह काफ़ी समतल है और मिट्टी गहरी और उपजाऊ है और यहाँ पर क्या होती है? नदियाँ लगातार बहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने वाले वर्ष से सम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, कूट दिया हुआ है, कूट की सहायता से आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ पर दिया हुआ है 1989। ठीक है, तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है, दैट इज़ 3। ठीक है, 1985 में क्या होता है दोस्तों? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और 1997 में क्या होता है? 1997 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अंत में 1980 में क्या होता है? IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 3241। कौन सा ऑप्शन में है? 3241 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1989 में क्या होता है? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है। 85 इंदिरा आवास योजना, 1997 बालिका समृद्धि योजना और अंतिम रूप से 1980 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP। क्वेश्चन नंबर 14 IAS 2012 का सवाल है दोस्तों। कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1 स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के पास ले जाना। दूसरा क्या कहता है? दूसरा गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षा किट का प्रयोग करना। तीसरा पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। ये तीनों कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। चौथा कथन क्या कहते हैं? बच्चे का प्रसव कराना। दोस्तों बच्चे का प्रसव कराना आशा का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1 2 3 क्लियर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कैसा कार्यक्रम है? ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। क्लियर। आरंभ में क्या होता है? यह मिशन केवल 7 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज भी चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यहाँ पर शून्य होती है। डी श्रमिकों की उत्पादकता नीची होती है। क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यहाँ पर शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होती है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यहाँ क्या होती है? उत्पादकता शून्य हो जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है? उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि इन लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? विकासशील देशों में मिलता है जहाँ बड़ी आबादी में श्रम शक्ति लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। SS तारपोर समिति ने निम्न में से किसके विषय में सिफारिश की थी? तारपोर समिति ने निम्नलिखित में से किसके विषय में सिफारिश की थी?
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और 1994 के बाद, कब? 1994 के बाद भारतीय रुपये के चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। अब यहाँ पर आता है चालू खाता। तो चालू खाता की परिवर्तनीयता से क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। विदेशी निवेशक देश में 81 अरब डॉलर तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं। वहीं शेयर बाजार में निवेश की कितनी सीमा है? कोई सीमा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बार बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लें कि विंध्याचल महाताप विद्युत किस राज्य में है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? सिंगरौली जिला में है। क्लियर? और यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का कोयला से चलने वाला विद्युत गिरी है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गिरी है। क्लियर? ताप विद्युत का योगदान कितना होता है विद्युत उत्पादन में? 60%। जल विद्युत 22%। परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना होता है? 10.5%। और पवन ऊर्जा का सबसे कम होता है 6%। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग किसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निकाय है? भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण निकाय है और इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। क्लियर? यहाँ इसकी स्थापना कब होती है? 10 अगस्त 1948 को होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। कौन होते हैं? होमी जहांगीर भाभा इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तारापुर में है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज़ मुंबई है। कौन है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह की श्रेणी में आता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई का नज़ारा काफ़ी शानदार दिख रहा होगा आपको। और आइए मुंबई में क्या क्या है आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, देखिए ये मुंबई का शहर, एक यह है गेटवे ऑफ इंडिया ऑफ मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, और एक यह है दोस्तों एलिफेंटा केव। ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, एक यह है दोस्तों मुंबई का मैरिन ड्राइव और सिद्धि विनायक मंदिर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज चाइना, चीन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेयर, इलाहाबाद हल्दिया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डाकघर के आधुनिकीकरण से है। प्रोजेक्ट एरो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया था।
क्लियर। और यह परियोजना भारतीय डाक को एक जीवंत और उत्तरदायी संगठन में बदलने, ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए, डाक संचालन में अस्पष्ट और सकारात्मक अंतर लाने के लिए एक नई पहल है। ठीक है, कि देश भर में यदि आपसे पूछ ले कितने डाकघरों में यह परियोजना लागू है, 500 डाकघरों में यह परियोजना लागू है। और प्रारंभ में विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, ठीक है, 10 पोस्टल सर्किलों की कवर करते हुए 50 डाकघरों की पहचान यहाँ पर की है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सही क्रम है? आंसर कीजिए फटाफट दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए आपको बंदरगाहों को सजाना है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चित्र से भी आइए यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई, इससे पहले एनोर बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद सबसे नीचे तूतीकोरिन। ठीक है, तो पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन लगातार ये लगे हुए हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा कांडला बंदरगाह, मुंबई नहावा सेवा। ठीक है, मुंबई में आपको नहावा सेवा बंदरगाह देखने को मिलता है और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। आपको कर्नाटक में न्यू मैंगलोर देखने को मिलेगा और केरल में कोच्चि। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कहाँ से नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों? मध्य प्रदेश से गुजरता है, कर्नाटक से गुजरता है, महाराष्ट्र से गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, केरल से नहीं गुजरता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लेते हैं तो इसकी संख्या कितनी है? 200 से अधिक है और लंबाई इसकी कितनी हो जाती है? 70,548 किलोमीटर। नेशनल हाईवे दोस्तों, नेशनल हाईवे भारतीय सड़कों का कितना योगदान करती है? 1.8% योगदान करती है और यह देश के लगभग 40% ट्रैफिक को कम करते हैं। ठीक है, यानी योगदान कितना है ट्रैफिक में? इसका 40% है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है यदि आपसे पूछ ले? NH-44 है जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को, ठीक है, देश के दक्षिणी भाग में स्थित तमिलनाडु की कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,745। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं दोस्तों, श्रीनगर से ये कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है इस सवाल को, तो यहाँ पर सही आंसर तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? UPPSC 2013 का सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर सही आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा के तट पर पारादीप बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।